हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है जेआईबी इंपॉर्टेंट समरी सीरीज में और हम आपके साथ जुड़ चुके हैं आपके पीपीबी की क्लास के साथ। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉड्यूल बी और मॉड्यूल बी की हम क्लास नंबर 10 को डिस्कस करेंगे आज। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जितने उनको हम कवर करते जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि आपको किसी भी कंसेप्ट में कोई भी डाउट आता है तो आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं और आप जुड़ ही जाइए, क्योंकि एग्जाम तक आप के जो डिफरेंट डाउट्स हैं वो यहां से आप क्लियर कर सकते हैं हमारे साथ। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में हम लोग टाइप ऑफ सिक्योरिटीज, टाइप ऑफ चार्जेस को पढ़ेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने टाइप ऑफ सिक्योरिटीज को कवर किया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ चार्जेस। बैंक्स चार्ज ओवर प्रॉपर्टीज confines itself to one or more of it the following 7 type of charges। तो जो भी बैंक चार्जेस होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं और उनमें जिन इंपॉर्टेंट या मुख्य चार्जेस को हम देखते हैं वो है असाइनमेंट, लीन, सेट ऑफ, हाइपोथिकेशन, प्लेज, मॉर्गेज और एप्रोप्रिएशन। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज क्रिएट होते हैं। इनमें कुछ बैंकर्स के राइट भी होते हैं दोस्तों, है ना। इनको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा चार्ज है, एक एक करके डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले होता है असाइनमेंट। जब हम असाइनमेंट की बात करते हैं तो असाइनमेंट कहां पे यूज किया जाता है, जब हम लोग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट में, किसके पॉलिसी के अगेंस्ट में अगर हम लोन लेते हैं तो वहां पे बोरोवर जो चार्ज क्रिएट करता है उसे हम असाइनमेंट कहते हैं। ठीक है, सो इट इज अ मोड ऑफ प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू अ बैंकर। ये एक प्रकार का मोड है जहां पे बोरोवर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है बैंकर को फॉर एन एडवांस, जब वो बैंकर से कोई एडवांस लेता है। ठीक है दोस्तों, इट इज ट्रांसफर ऑफ राइट, प्रॉपर्टी और डेप्ट। इसमें जब वो असाइनमेंट करता है तो इसमें वो ट्रांसफर करेगा या तो किसी प्रॉपर्टी को, किसी राइट को या किसी डेप्ट को। तो जो ट्रांसफरर है, जो व्यक्ति ट्रांसफर कर रहा है वो कहलाता है असाइनर, यानी जो पॉलिसी होल्डर है, और जिसके पक्ष में ट्रांसफर किया जाता है वो कहलाता है ट्रांसफरी, यानी असाइनी। ठीक है, जो ट्रांसफरी होता है उसे असाइनी कहते हैं, यानी वो कौन होगा, बैंक। अब अगर हम समझना चाहें चित्र के थ्रू तो हम समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति पॉलिसी होल्डर है ना, इनका नाम है मिस्टर ए, और ये क्या करना चाहते हैं, बोरिंग करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, बोरिंग करना चाहते हैं। ठीक है, ये बैंक के पास पहुंचे और इन्होंने बैंक से क्या कहा कि सर मैं अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट में आपसे लोन लेना चाहता हूं। तो ये जो पॉलिसी इनके पास है, इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसको असाइन कर देंगे। किसको असाइन कर देंगे दोस्तों, बैंकर को। और बैंकर उस पॉलिसी के अगेंस्ट में इनको क्या प्रोवाइड कर देगा, फाइनेंस प्रोवाइड कर देगा। अगर हम असाइनमेंट की बात करते हैं तो असाइनमेंट मुख्यतः इंश्योरेंस पॉलिसी पे हम लोग देख पाते हैं या देखते हैं जब ये जो बोरोवर है, जब इनका पैसा वापस कर देगा तो वो इनकी पॉलिसी को इनको रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब कितना अमाउंट लोन पे के तौर पे इंश्योरेंस पॉलिसी पे मिलता है तो जब हम अमाउंट की बात करते हैं तो जो भी हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी होगी, क्या होगी, इंश्योरेंस पॉलिसी होगी, क्या होगी, इंश्योरेंस पॉलिसी होगी। उस पॉलिसी की जो सरेंडर वैल्यू होती है, कौन सी वैल्यू, सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू के ऊपर उसको क्या प्रोवाइड किया जाता है, फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, सेक्शन 130 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, है ना, सेक्शन 130 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, द ट्रांसफर ऑफ एन एक्शनेबल क्लेम कैन बी अफेक्टेड ओनली बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग साइंड बाय ड्यूली ऑथराइज एजेंट। तो जब भी आप ट्रांसफर करते हैं, है ना, और जब भी आपने ट्रांसफर किया उस पर एक्शनेबल क्लेम तभी इफेक्टेड होता है जब एग्जीक्यूशन किया जाता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का रिटन में, और उसको ऑथराइज एजेंट या जो भी व्यक्ति ऑथराइज पर्सन है उसके द्वारा ड्यूली साइन किया जाए तब। ठीक है, सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या कहता है, डिफाइन एन एक्शनेबल क्लेम टू एनी डेप्ट अदर देन द डेप्ट सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और बाय हाइपोथिकेशन और प्लेज। यानी ऐसा कोई भी डेप्ट जिसे आप सिक्योर कर रहे हैं जो कि मॉर्गेज, हाइपोथिकेशन और प्लेज के अलावा, है ना, अगर आप कर रहे हैं तो आपको उसके लिए जो कि मतलब क्या लिखा है, प्लेज ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी और टू बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन द पोजेशन ऑफ द क्लेमनेंट, है ना, क्लेमनेंट के पोजेशन में नहीं है, विच द सिविल कोर्ट रिकॉग्नाइज अफोर्डिंग ग्राउंड ऑफ रिलीफ। तो अब इसके लिए आपको किसके पास जाना पड़ेगा, यानी अगर मान लीजिए आपने कोई सिक्योरिटी क्लेमनेंट के पास पोजीशन में नहीं है
और अगर उसके ऊपर अगर आप क्या लेना चाहते हैं, कोई भी मतलब रिलीफ लेना चाहते हैं, तो आपको सिविल कोर्ट से रिकॉग्नाइज परमिशन लेनी होती है, ठीक है। अब आ जाता है लीन। लीन की अगर बात करें तो लीन इज द राइट ऑफ द बैंकर। ये बैंकर का क्या होता है, राइट होता है टू रिटेन पोजेशन ऑफ द गुड्स एंड सिक्योरिटीज ओन्ड बाय द डेटर। यानी अगर हम बात करें, कोई व्यक्ति क्या है, डेटर है, कोई व्यक्ति क्या है, डेटर है, और बैंक क्या है दोस्तों, क्रेडिटर है, ठीक है। और बैंक ने डेटर को क्या प्रोवाइड किया हुआ है, क्रेडिट यानी लोन या एडवांस प्रोवाइड किया हुआ है। तो लीन क्या है, एक राइट है बैंकर का। किसका राइट है, लीन, बैंकर का, टू रिटेन पोजेशन ऑफ द गुड्स एंड सिक्योरिटीज ओन्ड बाय द डेटर। तो बैंक क्या कर सकता है, किसी भी डेटर के गुड्स और सिक्योरिटीज पे पोजेशन ले सकता है। क्या ले सकता है, सिक्योरिटीज पे क्या ले सकता है, पोजेशन ले सकता है। क्या ले सकता है, पोजेशन। क्यों लिया भाई पोजेशन, ऐसे ही कैसे ले लिया, पोजेशन क्यों लिया, अंटिल द डेप्ट ड्यू फ्रॉम द लेटर इज पेड। और ये पोजेशन तब तक अपने पास रखेगा जब तक डेटर इनका पैसा रिटर्न नहीं कर देता, ठीक। द बैंकर्स लीन इज एन इम्प्लाइड प्लेज। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये एक इम्प्लाइड प्लेज होता है। बैंकर एक्वायर द राइट टू सेल द गुड। अब बैंकर अपने अधिकार का यूज कर सकता है इन गुड्स एंड सिक्योरिटीज को सेल करने के लिए, विच कम इनटू द पोजेशन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बैंकिंग बिजनेस, जिसे उसने अपने आम बिजनेस को एक्टिविटी के तहत पोजेशन में लिया है। इन केस डेप्ट इज नॉट पेड, अगर ये डेप्ट पे नहीं किया गया तो इन सिक्योरिटीज को बैंक क्या कर सकता है, सेल कर सकता है और अपने लोन की रिकवरी कर सकता है। तो इसे हम लीन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। दो प्रकार से लीन क्रिएट किया जाता है, एक होता है जर्नल लीन, एक क्या होता है दोस्तों, जनरल लीन। जनरल लीन होता है एक, और दूसरा होता है स्पेसिफिक लीन। क्या होता है दोस्तों, स्पेशल लीन। क्या होता है, स्पेशल लीन होता है, ठीक है। तो लीन को हम दो प्रकार से डिफाइन करते हैं, और लीन को डिफाइन किया गया है, जर्नल लीन को डिफाइन किया गया है सेक्शन 171 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ठीक है दोस्तों। तो लीन इज द स्टैचुरी राइट, ये एक वैधानिक अधिकार है। स्टैचुरी का मतलब क्या होता है, वैधानिक। वैधानिक का मतलब क्या हुआ, विधि के तहत लिखा हुआ, यानी लॉफुल। कैसा अधिकार है, लॉफुल राइट है, कानून के तहत ये अधिकार है। विच डज नॉट रिक्वायर एनी सेपरेट एग्रीमेंट। तो लीन के लिए जो इसने ये एक्टिविटी परफॉर्म की है, इसके लिए कोई भी सेपरेट एग्रीमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती है बैंक को, ठीक है दोस्तों। इसके लिए कोई भी सेपरेट एग्रीमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती है बैंक को। फिर एक और राइट आता है सेट ऑफ, राइट ऑफ सेट ऑफ। किसकी बात करेंगे हम, राइट ऑफ सेट ऑफ। सेट ऑफ क्या होता है, समझिए बिल्कुल आसान शब्दों में। मान लीजिए कोई मिस्टर ए हैं और इनके दो अकाउंट बैंक के साथ हैं, एक सेविंग अकाउंट है और एक लोन अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, लोन अकाउंट, ठीक। अगर मान लीजिए इनका कोई भी लोन अकाउंट अगर डिफॉल्ट होता है, क्या होता है दोस्तों, डिफॉल्ट होता है, ठीक है। लोन अकाउंट अगर डिफॉल्ट होता है तो बैंक के पास राइट होता है वो लोन अमाउंट को, या जो डिफॉल्ट अमाउंट को या आउटस्टैंडिंग अमाउंट को वो सेट ऑफ कर सकता है सेविंग अकाउंट से या टर्म डिपॉजिट अकाउंट से, टर्म डिपॉजिट अकाउंट से, किसी भी अकाउंट से, है ना। वो क्या करता है, सेट ऑफ कर सकता है, ठीक है। तो इसी को हम राइट ऑफ सेट ऑफ कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को, राइट ऑफ सेट ऑफ। तो राइट ऑफ सेट ऑफ इज अ लीगल प्रिंसिपल, ये कानूनी सिद्धांत है, that allow a creditor including bank to use fund from debtors account to pay off a debt the debtor owes। तो इसमें कानूनी अधिकार है जो कि लेंडर या बैंकर को प्रोवाइड करता है, क्या अधिकार, कि डेटर के किसी और अकाउंट से आप डेप्ट को पे कर सकते हैं जो कि डेटर ने आपसे उधार लिया है। दिस कैन अकर सेवरल सिनेरियोस, अलग अलग सिनेरियो में ये अकर होता है। दिस इंक्लूड व्हेन कस्टमर डिफॉल्ट ऑन अ लोन और क्रेडिट कार्ड पेमेंट और व्हेन द बैंक हैज अ लीगल जजमेंट अगेंस्ट द कस्टमर। तो जब बैंक के पास कोई लीगल जजमेंट आता है, या बैंक ने कोई बोरोवर ने कोई लोन ले रखा है, या किसी का क्रेडिट कार्ड का पेमेंट अगर नहीं कर रहा है, तो फिर बैंक सेट ऑफ की सिचुएशन को यूज कर सकता है, सेट ऑफ के लीगल प्रिंसिपल को यूज कर सकता है और अपना जो डेप्ट है या जो आउटस्टैंडिंग उसको पे कर सकता है। इसके लिए इन्होंने एक एग्जांपल दी आपकी मैकमिलन की बुक में। सपोज अ कस्टमर हैव सेविंग अकाउंट विद द बैलेंस ऑफ 10,000, यानी किसी कस्टमर का एक सेविंग अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, और इस सेविंग अकाउंट में उसका कितना जमा है, 10,000 रुपए। कितना जमा है, 10,000 रुपए डिपॉजिट यानी क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है।
ही हैज ऑल्सो एन आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट ऑफ 5,000। अब इनका एक लोन अकाउंट भी चल रहा है, क्या चल रहा है, लोन अमाउंट अकाउंट भी चल रहा है, और इसमें आउटस्टैंडिंग कितना है, 5,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग है, ठीक। द कस्टमर हैज मिस्ड सेवरल लोन पेमेंट, हैज फेल टू रिस्पॉन्ड टू द बैंक अटेम्प्ट टू कलेक्ट द डेब्ट। तो अब यहां पे सेवरल पेमेंट इंस्ट्रक्शंस की वजह से मतलब डिफॉल्ट किया है कस्टमर ने और उसने रीपेमेंट नहीं किया है। अब बैंक क्या चाहता है कि इस डेब्ट को कलेक्ट करना चाहता है। तो अंडर द टर्म ऑफ लोन एग्रीमेंट बैंक ए हैज अ राइट टू सेट ऑफ द डेब्ट ओड बाय द कस्टमर अगेंस्ट द फंड इन द सेविंग अकाउंट। तो जो बैंक ए है उसके पास राइट ऑफ सेट ऑफ का अधिकार है, जिसके तहत वो इस डेब्ट को रिकवर कर लेगा, किससे, सेविंग अकाउंट के अमाउंट से। सो बैंक ए एक्सरसाइज इट्स राइट ऑफ सेट ऑफ, तब बैंक यहां पे राइट ऑफ सेट ऑफ को एक्सरसाइज करेगा और यूजेस 5,000 फ्रॉम द कस्टमर्स सेविंग अकाउंट, वहां सेविंग अकाउंट से 5,000 रुपीज लेगा और पे ऑफ कर देगा आउटस्टैंडिंग लोन को, ठीक। तो इसी को हम लोग कहते हैं राइट ऑफ सेट ऑफ। क्या कहते हैं दोस्तों, राइट ऑफ सेट ऑफ, यानी यहां से 5,000 रुपए यहां पेमेंट कर देगा, अब यहां कितना बचेगा, 5,000 ओनली, ठीक है दोस्तों, डन है। चलिए अगला पॉइंट क्या आता है, ऑटोमेटिक राइट ऑफ सेट ऑफ कब अराइज हो जाता है, जहां पे मतलब ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहां ऑटोमेटिकली राइट ऑफ सेट ऑफ क्या आ जाता है, राइट ऑफ सेट ऑफ एप्लीकेबल हो जाता है। तो सबसे पहले ऑन द डेथ, इंसैनिटी और इंसॉल्वेंसी ऑफ द कस्टमर, यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाती है, इंसैनिटी पागल हो जाता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है। दूसरा, ऑन द इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर ऑफ अ फर्म, है ना, या तो किसी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए या बाइंड अप हो जाए कंपनी। ऑन रिसिप्ट ऑफ गार्निसी ऑर्डर, गार्निसी ऑर्डर के केस में भी बैंक राइट ऑफ सेट ऑफ को अप्लाई करता है। रिसिप्ट ऑफ नोटिस ऑफ असाइनमेंट, है ना, तो असाइनमेंट का नोटिस आता है तो उसको उसके पहले भी वो राइट ऑफ सेट ऑफ को यूज कर लेता है, ठीक है दोस्तों। अब देखो ये एक सीट आपको पढ़नी है, कहां पे किस कंडीशन में राइट ऑफ सेट ऑफ एप्लीकेबल है और किस कंडीशन में राइट ऑफ सेट ऑफ एप्लीकेबल नहीं है, तो ये आपको पढ़ना है और आपको समझ लेना है किन किन अकाउंट में। सबसे पहले डिपॉजिट इन द नेम, यानी अकाउंट किसके नाम पे है, लोन किसने लिया है, अब किस कंडीशन में मतलब आपका राइट ऑफ सेट ऑफ अवेलेबल है, ये यहां पे बताया गया है। हाइपोथिकेशन क्या होता है, until recently there was no legislative definition of the term of hypothecation। कुल मिला के जैसे कि सभी की एक, जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत डेफिनेशन दी गई है, किसी की इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत डेफिनेशन दी गई है, तो ऐसी कोई लेजिस्लेटिव डेफिनेशन हाइपोथिकेशन यानी दृष्टिबंधक के लिए प्रोवाइड नहीं की गई है। हाइपोथिकेशन का जो प्रयोग है वो सरफेसी एक्ट में डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है दोस्तों। सो दिस टर्म केम to be defined in the Surfacy Act 2002. As per section 2 of the act, hypothecation means a charge in or upon any movable property, किसी भी movable property पे, movable property पे ये चार्ज क्रिएट किया जाता है, ठीक है। और ये चार्ज कौन क्रिएट करेगा, बोरोवर क्रिएट करेगा, ठीक है। किसके पक्ष में क्रिएट करेगा, लेंडर के पक्ष में क्रिएट करेगा, किसके पक्ष में, लेंडर के पक्ष में क्रिएट करेगा इन फेवर ऑफ अ सिक्योर क्रेडिटर, ठीक, विदाउट डिलीवरिंग ऑफ पोजेशन ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये जो मूवेबल प्रॉपर्टी है इसका ओनर कौन है, ओनर कौन है, बोरोवर, और इसका पोजेशन भी किसके पास है, पोजेशन भी किसके पास है, पोजेशन भी बोरोवर के पास है, ठीक है। तो यहां पे ना तो पोजेशन ट्रांसफर होगा ना ओनरशिप ट्रांसफर होगी, बट चार्ज क्रिएट हो जाएगा किसके पक्ष में, सिक्योर क्रेडिटर यानी लेंडर के पक्ष में। एंड इंक्लूड फ्लोटिंग चार्ज एंड क्रिस्टलाइजेशन, अच्छा फिर इन्होंने क्या कहा है, मूवेबल प्रॉपर्टी सच एज क्रेडिटर एज अ सिक्योरिटी ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड इंक्लूड फ्लोटिंग चार्ज एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सच चार्ज इनटू फिक्स्ड चार्ज ऑन मूवेबल प्रॉपर्टी। तो यहां पे एक फिक्स्ड चार्ज या फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया गया है। अब इस चार्ज का फायदा क्या होगा कि अगर बोरोवर इनके इस लोन को, इस डेब्ट को जिसके अगेंस्ट में ये चार्ज क्रिएट किया गया है, अगर डिफॉल्ट करता है, क्या करता है दोस्तों, डिफॉल्ट करता है, तो फिर जो लेंडर है वो अपने राइट का प्रयोग करेगा और इस मूवेबल एसेट्स को अपने पोजीशन में ले लेगा और उसको सेल करके अपनी रिकवरी कर लेगा, ठीक है दोस्तों। तो वही बात बताई गई है यहाँ पे हाइपोथिकेशन के फिगर में, ठीक है। तो हाइपोथिकेशन में एक मिस्टर एक्स हैं जो कि क्या है, बोरोवर हैं, इन्होंने क्या किया, कार के लिए लोन लिया, टेक अ व्हीकल लोन फॉर बिजनेस, ठीक है। तो इन्होंने बिजनेस के लिए व्हीकल लोन लिया, ऑफर लोन अंडर हाइपोथिकेशन, तो बैंक ने इनको क्या कर दिया, लोन ऑफर कर दिया हाइपोथिकेशन करके। इफ मिस्टर एक्स अनेबल टू पे द अमाउंट विद इन
अ पीरियड, जो भी ड्यू डेट है या जो भी ड्यू पीरियड दिया गया, अगर मिस्टर ए क्या कर देते हैं, डिफॉल्ट करते हैं, क्या करते हैं, डिफॉल्ट कर देते हैं, देन बैंक वुड ओन द व्हीकल, तो बैंक क्या करेगा, इस पे पोजीशन अपना ले लेगा और उसको सेल करके अपनी रिकवरी करेगा, ठीक है। नाउ फिर आता है प्लेज। प्लेज क्या होता है, प्लेज को हिंदी में कहा जाता है गिरवी। क्या कहा जाता है दोस्तों, गिरवी। तो एज पर सेक्शन 172, एज पर सेक्शन 172 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, प्लेज की क्या डेफिनेशन दी गई है, प्लेज इज द डिलीवरी ऑफ गुड एज अ सिक्योरिटी बाय द बोरोवर टू द क्रेडिटर फॉर पेमेंट ऑफ अ लोन। मतलब इनका कहना क्या है कि मान लीजिए कोई बोरोवर है, क्या है दोस्तों, बोरोवर, ठीक। तो जो बोरोवर है जब वो बैंक से क्या लेगा, लोन लेगा, बैंक से क्या लेगा, लोन लेगा, तो वो सिक्योरिटी जिस जिस सिक्योरिटी पे वो चार्ज क्रिएट करेगा, किसके पक्ष में, बैंक के पक्ष में, वो उस सिक्योरिटी का पजेशन भी किसको दे देगा, पजेशन, पजेशन भी किसको दे देगा दोस्तों, पजेशन भी किसको दे देगा, वो लेंडर को पजेशन दे देगा। किसके अगेंस्ट में उसने ये पजेशन दिया है, इस लोन अमाउंट के अगेंस्ट में, ठीक है दोस्तों। प्लेज मींस बेलमेंट ऑफ गुड फॉर पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेप्ट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। अब ये जो पजेशन इन्होंने दिया है सिक्योरिटी का, वो इसलिए दिया है कि बोरोवर अपना प्रॉमिस पे करे, मतलब प्रॉमिस को क्या करे, निभाए। क्यों, क्योंकि प्रॉमिस क्या है कि हम आपका लोन क्या कर देंगे, रीपेमेंट कर देंगे, तो रीपेमेंट हो जाए बैंक का पैसा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के साथ, इसलिए उन्होंने इस पे पजेशन ले लिया है, ठीक है दोस्तों, डन है। जिस दिन ये रीपेमेंट कर देंगे वो इनकी सिक्योरिटी को इनको रिटर्न कर देगा। सो द पर्सन हु गुड्स आर बिल्ड, वो पर्सन जिसके सामान को बिल्ड किया गया, जिसका सामान रखा गया है, उसे हम पाउनर कहते हैं। और द पर्सन हु टेक द गुड एज अ सिक्योरिटी, जिसने सिक्योरिटी के तौर पे लिया, उसे हम पाउनी कहते हैं। क्या कहते हैं, पाउनी कहेंगे, और इसे पाउनर कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, पाउनर कहेंगे, पाउनर कहेंगे, ठीक है, डन है, क्लियर है। पाउनर पाउनी का रिलेशन भी यहाँ पे क्लियर हो गया। अब इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया, इसको बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये हमारा पाउनर हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, पाउनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाउनी हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमारा पाउनी हो जाएगा, ये हमारा पाउनर हो जाएगा, ओ आर है, ठीक। अब देखिए क्या है इसमें कि बैंक हमारा बैंक है, बैंक के पास एक महिलाएं, उन्होंने कहा मुझे लोन चाहिए, तो बैंक ने इनको लोन तो दिया, लेकिन उन्होंने सिक्योरिटी के तौर पे क्या ले लिया, ज्वेलरी, ठीक है, डन। और ये ज्वेलरी किसकी कस्टडी में आ गई, बैंक के, पोजीशन किसके पास है, बैंक के पास। तो बैंक यहाँ पे प्लेजी है, मे रिटेन द गुड्स अंटिल द पेमेंट ऑफ द लोन। अब ये जो सिक्योरिटी गोल्ड रखा गया है या जो भी रखा गया है, वो बैंक अपने पोजीशन में तब तक रखेगा जब तक लोन का पेमेंट ना हो जाए। फिर क्या है, बैंक जो कि प्लेजी है हैज फुल राइट टू सेल द गुड्स बाय गिविंग ड्यू नोटिस टू द बोरोवर। अब बैंक के पास अधिकार है कि अगर ये रीपेमेंट नहीं करती है मैम लोन का, तो इनको एक नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद इस गुड्स को सोल्ड कर सकता है वो। सो बैंक हैज ऑल्सो फुल राइट टू रिकवर द चार्जेस इनकर्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स एंड प्लेस। अगर ये गुड्स और प्लेस को प्रिजर्वेशन के लिए कोई बैंक को चार्ज पे करना पड़ा है, तो वो भी वो इन बोरोवर से या पाउनर से क्या करेगा, रिसीव कर सकता है, ठीक है, ये अधिकार है। फिर आ जाता है मॉर्गेज। मॉर्गेज हमारा कब यूज किया जाता है, जब कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी होती है, तो वहां पे हम मॉर्गेज का यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब अगर हम मॉर्गेज को समझना चाहते हैं, अगर हम मॉर्गेज को समझना चाहते हैं, तो मॉर्गेज है क्या, समझिएगा, मॉर्गेज है क्या, मॉर्गेज को हम कहते हैं बंधक, ठीक। इसमें क्या होता है कि कोई एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, ये क्या है, प्रॉपर्टी है, ये क्या है, प्रॉपर्टी है ना, क्योंकि मॉर्गेज हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में चार्ज क्रिएट किया जाता है। तो जब हम किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, जमीन, मकान, दुकान, इनको एज अ सिक्योरिटी, है ना, इनके ऊपर अगर चार्ज क्रिएट करते हैं, बोरोवर चार्ज क्रिएट करता है लेंडर के पक्ष में, तो वहां पे हम उसे मॉर्गेज कहते हैं। तो मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है और ये कोई डेटर है, ठीक है, ये कोई डेटर है, ठीक। अब इसने क्या किया, बैंक से क्या लिया है, डेप्ट लिया है, बैंक से क्या लिया है दोस्तों, डेप्ट लिया है, लोन, और उसके एवज में उन्होंने ये सिक्योरिटी बैंक को प्रोवाइड की है। तो डेटर यहाँ पे जो चार्ज क्रिएट करेगा वो मॉर्गेज कहलाएगा, ठीक। अब इस प्रॉपर्टी की जो ओनरशिप है, क्या है दोस्तों, ओनरशिप है, वो किसके पास है, डेटर के पास है। पजेशन भी किसके पास है, पजेशन भी किसके पास है, डेटर के पास है, यानी प्रॉपर्टी को यूज भी कौन कर रहा है, डेटर।
बस यहाँ पे क्या किया गया है, चार्ज क्रिएट किया गया है। क्या क्रिएट किया गया है, चार्ज। किसके पक्ष में क्रिएट किया गया, बैंकर के। यानी इसने सिर्फ क्या ट्रांसफर किया, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, राइट। क्या होता है, राइट, अधिकार ट्रांसफर किया है, ठीक। अब इस अधिकार का यूज बैंकर कब करेगा, अगर डेटर ड्यू डेट पे पेमेंट कर देता है। ड्यू डेट पे अगर लोन का, जो इसने लोन लिया है प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के साथ पेमेंट कर देता है। किसको कर देता है दोस्तों, बैंक को। तो वो इनका जो ये राइट था वो कैंसिल हो जाएगा, और ये मतलब जो चार्ज क्रिएट था वो रिटर्न हो जाएगा किसको, डेटर को, ठीक है। लेकिन अगर इसके रीपेमेंट में डिफॉल्ट कर देता है, क्या कर देता है दोस्तों, डिफॉल्ट कर देता है, तब फिर बैंक अपने राइट का प्रयोग करेगा और इस प्रॉपर्टी का पोजीशन जो अभी तक डेटर के पास था वो कोर्ट में जाके, किसमें, कोर्ट में जाके, है ना। अगर 20 लाख रुपए तक का, अप टू या लेस देन 20 लाख, ऐसे लिखो ना, लेस देन 20 लाख, लेस देन 20 लाख, अगर लेस देन 20 लाख रुपीस तक का मामला है तो वो कोर्ट के थ्रू, सिविल कोर्ट के थ्रू जाएगा, ठीक। और अगर 20 लाख एंड अबव का केस है तो वो किसके थ्रू, डीआरटी के थ्रू भी जा सकता है, ठीक। या अगर सरफेसी की कंडीशन यूज हो जाती है तो वो सरफेसी के तहत भी कार्रवाई कर सकता है और इस सिक्योरिटी पे पोजीशन ले लेगा और उसको सेल करके अपनी रिकवरी कर लेगा लोन की, ठीक है। तो जब इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मॉर्गेज कहते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ मॉर्गेज होते हैं, 6 प्रकार के मॉर्गेज आप देखेंगे जो होते हैं, ठीक है, जिनको हम पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, आई होप आप सभी को समझ में आई होगी। और दोस्तों अगर आप देखेंगे तो JAIIB की प्रिपरेशन को आप आसानी से कर सकते हैं। आप अपने चारों कंपलसरी पेपर हमारे साथ कवर कर सकते हैं हमारे महापैक के साथ, ठीक है। सो अब हम JIB महापैक की जब बात करते हैं तो यहाँ 15+ फाउंडेशन MCQ बैचेस, 2000 प्लस लाइव क्लासेस, 500 प्लस मॉक एंड क्विजेस, 200 प्लस क्लास नोट्स एंड 24/7 डाउट सपोर्ट आपके लिए उपलब्ध है। साथ ही साथ ई बुक भी मिलती है। तो 1 ईयर जो सब्सक्रिप्शन होता है वो 3999 और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको 5999 में अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं 6 मंथ सब्सक्रिप्शन तो वो भी अवेलेबल है ना। तो देख के आप ले सकते हैं 2799 रुपीज ओनली, ठीक है दोस्तों। सो महापैक इज वन स्टॉप सोल्यूशन। साथ ही साथ आपके लिए एक ऑफर भी है हमारे सभी कोर्सेज पे। अगर आप JAIB और CAIB कोर्सेज को आप रेफर करते हैं अपने कलीग्स को, अपने सीनियर्स को या अपने जूनियर को, ठीक है, तो अगर आपके रेफरल के द्वारा वो खरीदते हैं तो जितने का भी वो कोर्स खरीदेंगे उसका 10% आपके PW वॉलेट में आ जाएगा। अब उस 10% अमाउंट को, जितने का भी, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि उन्होंने 7000 रुपए का कोई कोर्स खरीदा, ठीक, तो इसका 10% 700 रुपए हुआ। 700 रुपए आपके किस में आ जाएगा, वॉलेट में। किस में आ जाएगा, वॉलेट में। अब आप चाहो तो इसे UPI के थ्रू अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लो, और अगर आप चाहो तो PW के कोर्सेज में भी इसको यूज कर सकते हो, ठीक है दोस्तों, कोर्सेज में भी यूज कर सकते हो। तो ये एक ऑफर आपके लिए चल रहा है रेफर एंड अर्न का। साथ ही साथ JAIB फाउंडेशन 2.0 बैच आपके लिए अवेलेबल है, जो लीस्ट प्राइस 1999 में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ आपके लिए, हाँ देखिए 2.0 नया बैच आया है, 1999 में सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई इंडिविजुअल एग्जाम रह जाता है, ठीक है, AFM, IEIFS, RBWM या PPB, तो आप इंडिविजुअल एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं 799 रुपए मात्र में हमारे इंडिविजुअल बैचेस के साथ, ठीक है। और JAIB बैंकर्स एज सेट ऑफ 4 बुक्स भी आपके लिए अवेलेबल है। एग्जिस्टिव थ्योरी, हिंट, क्वेश्चन विद केस स्टडीज आफ्टर एवरी यूनिट, माइंड मैप फॉर क्विक रिवीजन अवेलेबल है लीस्ट प्राइस में 1224। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से आप बाय कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप सभी दोस्तों को क्लास समझ में आई होगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और आराम से आप पढ़ते जाइए क्रम से अपने टॉपिक्स को, और इस प्रिपरेशन से आप आसानी से 50+ मार्क्स, 55+ मार्क्स, 60+ मार्क्स तक ला सकते हैं आसानी से, ठीक। बशर्ते आपको कंसिस्टेंट होके पढ़ना पड़ेगा और अपनी चीज़ों को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। सो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।